धन्यवाद। मैं यहाँ आपके समक्ष आई हूँ एक ऐसा हत्याकांड 2022 में जिसने ना सिर्फ उत्तराखंड को बल्कि समूचे देश को झकझोर दिया था। एक भावुक करने वाला वो पल था, आप सब विदित होंगे, अंकिता भंडारी हत्याकांड से। 30 मई को अंकिता भंडारी हत्याकांड में लोअर कोर्ट कोटद्वार ने अपना फैसला सुनाया। 2 साल 9 महीने चलने वाली सुनवाई का फैसला आया, जिसमें मुख्य आरोपी और उसके साथ 2 सह आरोपियों को कठोर आजीवन कारावास के साथ साथ मुख्य आरोपी को 72,000 और दोनों सह अभियुक्तों को 62,000 की पेनल्टी पड़ी है। न्यायालय का जो भी फैसला है हम उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि हम कांग्रेसमैन न्यायपालिका को सर्वोपरि मानते हैं, क्योंकि न्यायपालिका को सर्वोच्च स्थान दिया है संविधान में, और संविधान का अवमानना या अपमान करने की तो हम सोच भी नहीं सकते। तो न्यायपालिका का ये जो फैसला आया है वो शर्माते, लेकिन साथ ही साथ हम ये जोड़ना चाहते हैं कि ये फैसला अधूरा है, इसलिए क्योंकि न्यायपालिका ने तो न्याय किया, उनके समक्ष जितने भी सबूत और तथ्य प्रस्तुत किए गए उन्होंने उसकी बिना पर जो फैसला दिया वो अपने आप में नजीर है। लेकिन उन सबूतों का क्या जो पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए, ध्वस्त कर दिए गए। आज मैं उन्हीं के विषय में आपके द्वारा, आपके माध्यम से जो गूंगी बहरी धृतराष्ट्र बनी हुई उत्तराखंड की और केंद्र की सरकार है, 2022 से लगातार जो मामले में लीपापोती करने का प्रयास कर रही है, वो सारे सबूतों के बारे में सिलसिलेवार आपसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि न्यायालय के समक्ष ये सबूत रखे ही नहीं गए। पहले दिन से इसको अंडर द कार्पेट पुश करने की कोशिश की गई। जो अंकिता के साथ हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, उसको रोका नहीं जा सका, लेकिन अब जो अंकिता और अंकिता के माता पिता के साथ हो रहा है उसको रोका जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक संवेदनशील, एक दिल रखने वाली सरकार चाहिए। मैं शुरुआत से अगर बात करूं तो अंकिता भंडारी श्रीकोट पौड़ी जिले की रहने वाली एक छोटे से गांव से आती है वो बच्ची, और 19 साल की उम्र में वो अपनी उम्र से ज्यादा परिपक्व हो जाती है, इसलिए क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। ये पता चलता है उस चिट्ठी से जो उसने अपनी माँ को लिखी कि मैं रिसेप्शनिस्ट की नौकरी पा गई हूँ वनंतरा रिजॉर्ट ऋषिकेश में, और पहली सैलरी जब आएगी माँ तो मैं घर की टपकती छत ठीक कराऊंगी। तो आप सोच सकते हैं कि किस यातना से वो परिवार गुजर रहा था और किस मजबूरी में उन्होंने अपनी छोटी सी बच्ची को दहलीज पार करने के लिए इजाजत दी होगी। बहुत आसान नहीं है उत्तराखंड में। उत्तराखंड का व्यक्ति बहुत स्वाभिमानी होता है, वो नमक के साथ रोटी खा लेगा, लेकिन अपनी बच्चियों को बाहर काम पर नहीं भेज सकता। इनको भेजना पड़ा, इनकी मजबूरी थी। मैं वनंतरा रिजॉर्ट के बारे में अगर बात करूं तो वनंतरा रिजॉर्ट का मालिक है विनोद आर्या, जो भाजपा का पूर्व राज्य मंत्री है, दिग्गज नेता है। उस विनोद आर्या का पुत्र है मुख्य आरोपी पुलकित आर्या, और ये जो रिजॉर्ट है वनंतरा रिजॉर्ट, ये अवैध रूप से निर्माण इसका हुआ है। निशंक सरकार में ये भूमि विनोद आर्या को लीज में दी गई थी आयुर्वेदिक दवाखाना, ड्रग फैक्ट्री खोलने के लिए। दवाखाना तो खुला नहीं, वनंतरा रिजॉर्ट खुल गया, और वनंतरा रिजॉर्ट जैसे असंख्य रिजॉर्ट खुले हुए हैं उत्तराखंड में। थाईलैंड बनने की पूरा प्रयास चल रहा है उत्तराखंड। तो विनोद आर्या जो दर्जाधारी मंत्री थे, दायित्वधारी मंत्री थे भाजपा की सरकारों में, उनके पुत्र पुलकित आर्या और उसके 2 दोस्त सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने इस कृत्य को अंजाम दिया। तो आप सोच सकते हैं वो अंकिता जो जिसकी आंखों ने अपने सपने देखने ही अभी शुरू किए थे, पहली सैलरी उठाना तो दूर की बात, 12-13 दिन के अंदर नौकरी एक रिसेप्शनिस्ट के तौर पर वो ज्वाइन करती है और 12-13 दिन के अंदर मौत के घाट उतार दी जाती है। ये सिलसिला शुरू हुआ 18 सितंबर को, जब मिसिंग हुई, अंकिता लापता हुई रहस्यमय तरीके से, और 19 तारीख को भी उसके पिता पटवारी के पास, जो कि रेवेन्यू के सब इंस्पेक्टर होते हैं, पटवारी के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने जाते हैं। पटवारी बेरंग वापस लौटा देता है। 20 को फिर रिपोर्ट लिखाने जाते हैं और 20 को रेवेन्यू पुलिस ये मामला अपने पास लेती है। 20 और 21 को ये मामला रेवेन्यू पुलिस के पास रहता है, 22 को ये रेगुलर पुलिस को दे दिया जाता है। और बहुत सारे खुलासे अंकिता के व्हाट्सएप चैट से मिलते हैं, जहां 17 सितंबर को, यानी कि गायब होने के एक दिन पहले, वो अपने एक दोस्त पुष्प को लिखती है कि यहाँ तो देह व्यापार होता है, मैं तो गलत जगह फंस गई, और ये मुझसे
किसी तथाकथित वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने के नाम पर मुझ पर दबाव डाल रहे हैं और 10,000 रुपया मुझे उसके लिए पेशकश कर रहे हैं। और वो ये भी लिखती है कि मैं घुटने नहीं टेकूंगी, मैं इस दबाव के आगे नहीं झुकूंगी, मैं ये काम करने, ये गंदा काम करने यहाँ नहीं आई थी। तो ये सारी बातों का खुलासा उसकी व्हाट्सएप चैट से होता है। तो 18 को वो गायब होती है, 19 को पिता को लौटा दिया जाता है, 20 को रेवेन्यू पुलिस, 22 को रेगुलर पुलिस, 24 को यानी कि 6 दिन बाद अंकिता का शव मिलता है चीला नहर से। उसको नहर में फेंक दिया गया था। 6 दिन बाद शव मिलता है, लेकिन आप सुनकर हतप्रभ रह जाएंगे। 23 सितंबर को रात 9-10 बजे वहां की यमकेश्वर की स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट अपनी अगुवाई में, वो फेसबुक लाइव में साफ दिखाई पड़ रही है और मैं अंत में आपको वीडियो सुनाऊंगी रेणु बिष्ट का, जिसमें वो स्वीकार कर रही हैं कि उनको बुलडोजर चलाने का आदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिला है। तो शव भी नहीं मिला बच्ची का कि वही पोर्शन वनंतरा रिजॉर्ट का, उसी पोर्शन। अब आप मुझे बताइए, एक आम आदमी के लिए क्राइम स्पॉट के साथ छेड़छाड़ करना आसान है क्या? अलाउड है क्या? क्या ये जघन्य अपराध नहीं है कि जो सील हो गया हो, जहां क्राइम हुआ हो, जहां बच्ची की हत्या हुई हो, उसके साथ दुष्कर्म हुआ हो, उसके साथ छेड़खानी तो छोड़िए, उतना ही पोर्शन जितने में वो रहती थी, उस पोर्शन को बुलडोजर से मैडम एमएलए साहब